आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करने जा रहा हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि मैंने अफोर्डेबल हाउसिंग को बहुत ही एक अच्छा प्रोडक्ट बताया अपने सारे वीडियोस में। मैंने अगर आपसे जब भी चर्चा की है अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में, तो इसे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बताया है। पर दोस्तों देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग में भी कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ परेशानियां हैं जिनका ज़िक्र मैंने ज़्यादातर उन वीडियो में नहीं किया। बट आज मैं उन चैलेंजेस या परेशानियों को का उल्लेख इस वीडियो के माध्यम से आपसे कर रहा हूँ। और ख़ासकर ये एंड यूज़र के लिए वीडियो होने वाला है, जो अफोर्डेबल हाउसिंग में अपना मकान देख रहा है, अपना आशियाना देख रहा है। ख़ासकर ये वीडियो उनके लिए डेडिकेटेड है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और कहीं बीच में स्किप कर दीजिएगा तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप मिस कर देंगे। तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए आओ दोस्तों, अब इस चर्चा को स्टार्ट करते हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग में क्या चैलेंजेस हैं, क्या परेशानियां हैं। तो अफोर्डेबल हाउसिंग में जो अगर सबसे पहला जो चैलेंज माने हम, वो मानते हैं पावर बैकअप को। पावर बैकअप की कमी है यहाँ पे। अफोर्डेबल हाउसिंग में जो पावर बैकअप दिया जाता है बिल्डर के द्वारा, वो सिर्फ कॉमन एरिया को दिया जाता है। अब जैसे ही गर्मियाँ आएंगी तो पावर की बहुत ही किल्लत होती है। गुड़गांव में या हरियाणा की बात करें तो अगर दिल्ली वासी जो यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं गुड़गांव में, तो उनके लिए तो एक नई मुसीबत है, क्योंकि दिल्ली में इस तरह के पावर कट्स नहीं देखे जाते जैसे कि गुड़गांव या हरियाणा में देखे जाते हैं। और अगर कॉमन एरिया के अलावा अगर आपको पावर बैकअप, मतलब आपके पर्सनल फ्लैट में पावर बैकअप नहीं है, तो आपको बिजली से कई घंटे तक वंचित रहना पड़ेगा। खासकर ये प्रॉब्लम गर्मियों में बढ़ जाती है। तो ये मूलतः एक समस्या देखी गई है कि अफोर्डेबल हाउसिंग में पावर बैकअप नहीं है, तो ये एक गंभीर समस्या है खासकर गर्मियों के समय में। और एक पावर बैकअप से ही रिलेटेड, बेसिकली पावर सप्लाई से ही रिलेटेड एक और समस्या भी देखी गई है कि ये जितने भी अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो नए सेक्टरों में आ रहे हैं। तो नए सेक्टरों में क्या हुआ है कि वहाँ पे अभी 33 केवी की लाइन नहीं पहुँची है बहुत जगह पे। मतलब जो भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है गुड़गांव का, हरियाणा का, तो उसने 33 केवी की लाइन नहीं पहुँचाई है। और अगर पहुंचाई भी है तो वहाँ पे बिल्डर ने अभी तक उसका कनेक्शन एक्वायर नहीं किया है। और अब बिल्डर ने या तो प्रोसेस, अब बिल्डर से पूछें तो बिल्डर बोलता है कि हमने प्रोसेस करा दिए हैं कागज़ और हमने पैसा दे चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को। और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से पूछे तो बिल्डर की तरफ से कमी है। तो मतलब इस तरह से देखा गया है कि एक दूसरे के ऊपर बात डाल दी जाती है और इसका कोई सॉल्यूशन दिखता नहीं है। क्योंकि देखिए 33 केवी की लाइन अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे छोटे से कंपाउंड में इतने फ्लैट होते हैं। और मान लीजिए कि गर्मियों को तो वैसे भी लोड की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि एसी वगैरह चलते हैं। तो यहाँ पे 33 केवी के अभाव में क्या देखा गया है कि जो 11 केवी फीडर से सप्लाई दी जाती है, तो वो मैं कहूँगा कि इतनी पर्याप्त नहीं है। और जिसकी वजह से देखा गया है कि दूसरे दिन कभी ट्रांसफार्मर फूक जाता है, कभी लाइन में कुछ फ्लक्चुएशन हो जाता है। तो जिससे दिन पर दिन मतलब लोगों को परेशानियों से रूबरू होना पड़ता है। खासकर ये समस्या गर्मियों में देखी जाती है। तो ये तो एक समस्या है जो पावर बैकअप की मैंने आपसे बात की, तो ये बहुत बड़ी मेजर समस्या है। और अब हम दूसरी समस्या पे आते हैं। जो दूसरी समस्या देखी गई है, परेशानी देखी गई है, वो है लैक ऑफ एमिनिटीज़। अब जैसे आप लोग जानते हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग का जो प्रोजेक्ट होता है बहुत छोटे से दायरे में इतने सारे फ्लैट बना दिए जाते हैं, तो जिससे ओपन स्पेस बचता ही नहीं है। अब ओपन स्पेस जब बचा ही नहीं तो वहाँ पे आपको क्या पार्क दिया जाएगा, क्या उसके अंदर क्लब हाउस बनाया जाएगा, या क्या ही स्विमिंग पूल जैसी फैसिलिटी दी जाएंगी। तो इनका भी अभाव देखा गया है। जैसे लोग सपने लेके आते हैं, दिखाया तो ब्राउशर्स में दिख जाता है बिल्डर के द्वारा कि यहाँ पे ये पार्क देंगे, हम ये क्लब हाउस देंगे, फलाना फलाना। बट अगर आप जब वो चीज़ें बन के आती हैं तो आपको लगेगा कि ये तो मजाक किया गया आपके साथ। मतलब वो इतनी छोटी होती हैं और वहाँ पे 800, मतलब इतनी डेंसिटी होती है। भाई एक छोटा सा पार्क कितने लोगों को कैटर करेगा? मतलब बच्चे आराम से खेल भी नहीं सकते आपके। मतलब बहुत चीज़ें, इश्यूज देखे गए हैं अफोर्डेबल हाउसिंग में। मतलब अगर हम एमिनिटीज़ की बात करें और क्लब, अगर बाय द वे तो 90% अफोर्डेबल हाउसिंग में क्लब है नहीं। और अगर एक आधा किसी में बना दिया गया तो वहाँ पे भी सुविधाएं नहीं हैं, देखी गई हैं कि वहाँ पे भी सुविधाएं नहीं दे पा रहा है बिल्डर।
और अगर पूल की बात करें तो पूल तो इनिशियली किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं था। अब इक्का दुक्का कोई प्रोजेक्ट आ रहे हैं जिसमें पूल की फैसिलिटी है, बट जब अगर नॉर्मल एरिया ही नहीं मेंटेन हो पा रहा तो ये सारी चीज़ें क्लब या पूल की अगर हम बात करें तो ये कैसे मेंटेन होगी। और ये अगर हैं भी तो सिर्फ वो कहते हैं ना कि दिखाने वाली चीज़ें हैं। बेसिकली अफोर्डेबल हाउसिंग में इनको सिर्फ दिखा दिया गया है, मतलब ये चीज़ें बना के इतना इतना बस ये दिखाने के लिए है, मतलब यूज़ करने लायक इतनी नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो ना ही इतना बड़ा कोई पूल बनाया जाता है, ना ही इसके अंदर कोई इतनी आपको कॉमन एरिया, प्ले एरिया, किड्स प्ले एरिया जैसे बात करें या ग्रीन एरिया नहीं मिलता। तो ये एमिनिटीज़ का अभाव है, क्योंकि देखिए कीमत भी वाजिब सी है। और बहुत इस कम कीमत में आपको पता ही है कि गुड़गांव में अगर कोई फैसिलिटी अगर आपको दे रहा है बिल्डर तो वो क्या ही देगा। और अब हम आते हैं एक और परेशानी की बढ़ते हैं, जो कि बहुत बड़ी तौर पर देखी गई है परेशानी, और वो है कार पार्किंग। तो देखिए कार पार्किंग नहीं है, आपको पता है पहले के जो प्रोजेक्ट आए थे अफोर्डेबल हाउसिंग के, उनमें कार पार्किंग थी ही नहीं। अब पहले टू व्हीलर को पार्किंग दी गई थी, तो जैसे जैसे ये फ्लैटों में ऑक्यूपेंसी आई, फ्लैट हैंड ओवर हुए, तो लोगों को लगा कि नहीं इसमें कार पार्किंग होनी चाहिए, क्योंकि कार तो नॉर्मली देखिए नॉर्मली होती है। अब कार भी आप लाख रुपए में कार भी ले सकते हैं, लाख रुपए में टू व्हीलर भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर चॉइस करता है। क्योंकि अगर आपकी फैमिली की वैसी रिक्वायरमेंट है तो कार की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो वहाँ पे जो पुराने प्रोजेक्ट थे वहाँ पे कार पार्किंग नहीं थी। अब कुछ नए आ रहे हैं जिसमें अमेंडेड पॉलिसी के बाद उसमें कुछ कार पार्किंग बढ़ा दी गई है, बट वो भी इनसफिशेंट है, क्योंकि 100% कार पार्किंग नहीं है यहाँ पे। तो देखा जा रहा है कि इसकी वजह से भी कुछ समस्याएं पैदा हो रही हैं। मतलब जहाँ पुराने अफोर्डेबल प्रोजेक्ट थे जिनको हैंड ओवर दे दिया गया है, तो कहीं पे बिल्डर अलाउ ही नहीं कर रहा है पूरी तरह आपको कार पार्किंग, मतलब बाहर ही आपको करनी पड़ती है कोई भी कॉमन एरिया स्पेस लेके। और अगर बाय द वे अलाउ भी कर देते हैं तो क्योंकि सारी गाड़ियां तो ऑब्वियसली नहीं लग पाती, तो कुछ गाड़ियां बाहर लगती हैं, कुछ वही है। अगर आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात है, अगर आप पहले आ गए तो आपकी गाड़ी अंदर चली जाएगी, और अगर आप बाद में आए तो आपको बाहर ही लगानी पड़ेगी। तो ये बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। और जिसका निदान करना चाहिए, कार पार्किंग कंपलसरी होनी चाहिए, सारे फ्लैट्स के लिए होनी चाहिए, और जिसके लिए एक मेरे हिसाब से एक जायज़ अमाउंट बिल्डर को ले लेनी चाहिए। और जो कि अब अमेंडेड पॉलिसी के हिसाब से जैसे 5% अमाउंट जो बना दिया गया, तो वो तो एक मजाक किया गया। 5% में कोई कार पार्किंग या बेसमेंट नहीं बना पाएगा 5% कॉस्ट ऑफ द फ्लैट में। तो वो सब तो बेकार की ही चीज़ें की गई हैं अमेंडेड पॉलिसी में, तो वो मुझे समझ नहीं आया, और इसकी वजह से तो और केओस हो गया है। क्योंकि अब कुछ लोगों के पास पेड पार्किंग होगी, कुछ लोगों के पास नहीं होगी। तो पहले तो होता था कि पार्किंग है ही नहीं, चलिए मतलब वहाँ तो पहले के प्रोजेक्ट में आप तसल्ली कर लेंगे कि पार्किंग है ही नहीं, बट यहाँ तो और ज़्यादा बड़ी समस्या हो जाएगी जो नए अमेंडेड पॉलिसी के बाद आ रहे हैं प्रोजेक्ट की, जहाँ पे कुछ लोगों के पास पेड पार्किंग होगी और कुछ लोगों के पास पार्किंग है ही नहीं। तो ये बड़ी एक समस्या, एक दुविधा पैदा होगी इन फ्यूचर। तो देखते हैं जब वो प्रोजेक्ट डिलीवर होंगे तो कैसे क्या हो सकता है, बट मेरे हिसाब से वो लड़ाई झगड़ा और रोज़ की परेशानी वाली इशू आने वाला है उसमें। और अगर अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए एक और समस्या देखी गई है। अब जैसे कार पार्किंग की हम बात करें, कार पार्किंग यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे लोकल जो ट्रांसपोर्ट है, लैक ऑफ लोकल ट्रांसपोर्ट बेसिकली, क्योंकि ये नए सेक्टर्स में बसे हुए हैं ये प्रोजेक्ट। तो मतलब बेसिकली बन रहे हैं या बस गए हैं जो भी हैं, तो वहाँ पे देखा गया कि लोकल ट्रांसपोर्ट तो है ही नहीं। ऑल्दो तो लोकल ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो हरियाणा में इतना अच्छा है ही नहीं। अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो अगर अब हम नोएडा वोएडा से कंपेयर करें तो हरियाणा बहुत ही पिछड़ गया है इस चीज़ में। तो यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्टेशन है ही नहीं प्रॉपर। तो अब ये जो एरियाज़ में ये फ्लैट बन रहे हैं, नए सेक्टरों में फ्लैट बन रहे हैं, तो यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट की तो मतलब ऑब्वियसली बिल्कुल ही नहीं है, या है तो ना के बराबर ही है। तो इसकी वजह से अब क्या है ना, बहुत लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। अब जो लोकल ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं या उससे आना जाना प्रेफर करते हैं, उनको ये सुविधा इन फ्लैटों में नहीं मिलने वाली। और हो सकता है ये अभी 5 से 7 साल 10 साल भी ऐसी ही सिचुएशन रहे जब तक ये प्रॉपरली सेक्टर बस नहीं जाते।
तो ये एक समस्या भी देखी जा रही है, लोकल ट्रांसपोर्टेशन की भी समस्या देखी जा रही है। और अगर हम एक और समस्या के ऊपर बढ़ते हैं या परेशानी के ऊपर बढ़ते हैं, वो है एसटीपी। तो एसटीपी जैसे जो होता है, एसटीपी बनाया जाता है यहाँ पे, क्योंकि अभी आपको पता है कि सीवर की लाइंस नहीं है, प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे एसटीपी बना के, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बना के बिल्डर को देता है अफोर्डेबल हाउसिंग में। बल्कि देता तो सारे ही प्रोजेक्ट में, ऑलमोस्ट सब में ही देता है। बट अफोर्डेबल हाउसिंग में ये चीज़ देखी गई है कि एसटीपी जो बनाया जाता है उसको तर्क संगत, मतलब कहूँ कि मतलब एक जो सिस्टम से बनना चाहिए या चीज़ें होनी चाहिए, उसका अभाव देखा गया है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अफोर्डेबल हाउसिंग में पैसा बचाने के लिए बिल्डर का क्या कोई मार्जिन कम है यहाँ पे, तो बिल्डर क्या है, सस्ते से सस्ते कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं। अब वो सस्ते से सस्ता कॉन्ट्रैक्टर तो होता है, बट उनको एसटीपी और इस तरह की जो बारीकियाँ जिसमें एसटीपी में जो यूज़ की करते हैं वो नहीं पता है। तो उसकी वजह से वो एसटीपी में कई बार ये प्रॉब्लम देखी जाती है, जिसकी वजह से देखा गया है कि घरों में गंदा पानी और स्मेली पानी आता है। और ये प्रॉब्लम मतलब मैंने मेजरली हर अफोर्डेबल सोसाइटी में देखी है जो भी अभी तक हैंड ओवर हुए हैं। क्योंकि वो एसटीपी बनाने वाले जो हैं उनको उसकी नॉलेज नहीं, क्योंकि एसटीपी जब बनाया जाता है तो उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक बनाया जाता है। बट वो आप को पता ही है कि पैसे का अभाव है, अफोर्डेबल हाउसिंग के सस्ते फ्लैट हैं यहाँ पे, सस्ते के चक्कर में और पैसा बचाने के चक्कर में बिल्डर ऐसे चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, जो कि सोसाइटी में हमेशा के लिए समस्या बन जाती हैं। और देखिए, एक और समस्या मैं कह सकता हूँ, समस्या भी कह सकता हूँ, या मतलब वो तो एक चीज़ मान के चलिए कि आपको देखिए बेसिक इंटीरियर, मतलब जो अफोर्डेबल हाउसिंग का जब आपको फ्लैट मिलेगा वो बिल्कुल बेसिक इंटीरियर ही मिलेगा उसके अंदर। मतलब टू टैब्स वगैरह की बात करें, स्विचेस की बात करें, या डोर लॉक्स की बात करें, या डोर्स की बात करें, तो ये बहुत बिल्कुल बेसिक्स मिलेंगे। मतलब जिसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगा, पुअर टाइप की होती है। इनको आपको चेंज कराना ही पड़ता है। तो एक तरह से वो भी आपके लिए खर्चा है। और स्पेशली जब अगर आप इस फ्लैट को अपने एंड यूज़ के लिए देख रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको चेंज करानी पड़ती हैं। तो एक तरह से ये भी एक आप समस्या कह सकते हैं। मतलब ये इतनी बड़ी समस्या नहीं मैं मानता, बट फिर भी और अगर देखिए, अगर अंदर स्विचेस की बात करें तो तब तक तो जो चलती है, बाकी वायरिंग वगैरह होपफुली बिल्डर सही डाले, क्योंकि इतनी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं ये। और अगर बाय द वे वायरिंग वगैरह में कुछ इशू होता है, घटिया वायर डाल देता है बिल्डर अपना पैसा बचाने के चक्कर में, तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है ऐसी सोसाइटीज़ में। तो मैं तो आशा करता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। वैसे बिल्डर इस चीज़ को तो ख्याल रखेंगे ही, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ऐसे कोई दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि हाई राइज सोसाइटी है। और वहाँ पे अगर बाय द वे कोई आग या फायर इस तरह की प्रॉब्लम देखी जाए, तो काफ़ी जान माल का नुकसान हो जाएगा। तो स्विचेस जो हैं या टैप्स हैं वो तो बदल लेंगे, बट वायर आपको भी पता है, वायरिंग करना बहुत मुश्किल है। तो ये भी एक तरह से आप प्रॉब्लम देख सकते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के फ्लैट्स में। और एक और प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, एक और परेशानी की तरफ बढ़ते हैं, तो वो जो देखी गई है, लैक ऑफ प्राइवेसी। अब लैक ऑफ प्राइवेसी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपको भी पता है कि एक फ्लोर पे 8-8 फ्लैट होते हैं। अपना दरवाज़ा खोलिएगा तो दूसरे का दरवाज़ा दिखता है, तीसरे का दिखता है। तो इस तरह से मतलब एक तो फ्लैट्स पे फ्लैट जुड़े होते हैं, इतनी हाई डेंसिटी होती है। मतलब एक का दरवाज़ा खुल जाएगा तो दूसरे का दरवाज़ा बंद भी नहीं होगा। तो इस तरह से देखा जाता है। तो ये जो लैक ऑफ प्राइवेसी भी एक फैक्टर है। मतलब या तो इसे कह लीजिए हाई डेंसिटी इस प्रॉब्लम को कह सकते हैं, या लैक ऑफ प्राइवेसी भी कह सकते हैं। तो ये भी एक समस्या देखी जा रही है, क्योंकि खासकर अगर कोई बाय द वे क्या देखा जा रहा है कि कोई अगर आपके इस फैमिली के साथ, मतलब कि आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं इस अफोर्डेबल फ्लैट्स में, और साथ में कोई बैचलर्स वगैरह आ गए हैं, तो साथ वाले फ्लैट में, तो वहाँ पे ये समस्या और ज़्यादा मैं कहूँगा कि बढ़ जाती है। तो ये देखा गया है मुख्यतः अफोर्डेबल फ्लैट्स में, क्योंकि यहाँ पे देखिए रेंटल थोड़े सस्ते हैं, तो हर कोई ले लेता है जिसका भी मतलब जैसे मतलब ये बजट है कम, वो यहाँ पे ले लेता है। कुछ लोग कुछ बैचलर्स, कुछ टैक्स भी देखे जाते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग में, जो 2-3 लोग मिलके ले लेते हैं। तो
अगर आपकी फैमिली के साथ आप रह रहे हैं और ऑब्वियसली ऐसे कुछ लोग आपके पास रह रहे हैं, अगर देखिए वो सभ्य हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर आपको पता ही है कि जब बैचलर्स हैं तो वो किस टाइप से अपना रहते हैं, नॉर्मली एक लाइफ होती है, लाइफ का वो पीरियड होता है, तो वो लोग वैसे एंजॉय करते हैं, तो बट वो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी दोस्तों जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग में देखी जा रही हैं। और अब मैं लास्ट में एक बात करूंगा जो कि बहुत ही मेजर, इन सब प्रॉब्लम को एक तरफा रख के बिल्कुल एक लास्ट में एक ऐसे मुद्दे पे बात करूंगा कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग को मैं कह रहा हूँ एंड यूज़र के लिए ख़त्म सा करता जा रहा है। अब क्या है कि अफोर्डेबल हाउसिंग एक अच्छा प्रोडक्ट है, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे बहुत सा इन्वेस्टर कूद रहा है। अब इन्वेस्टर कूद रहा है, कोई चाचा मामा फूफा ताई तो ताया ताया नाना नानी दादा दादी किसी के नाम पे भी फ्लैट बुक कर रहे हैं। अब वो इतने फ्लैट बुक कर रहे हैं, अब उससे क्या हो रहा है, क्योंकि उनको तो रहना नहीं, उनके पास पैसा, अंधा पैसा है, उन्होंने पैसा लगा दिया, उनको रेंट पे चीज़ें देनी है और रेंट के हिसाब से वो देख रहे हैं। अब वो जब इस तरह से इन्वेस्टर देख रहा है, रेंट के हिसाब से देख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो आपकी प्राइवेसी, आपकी फैमिली के बारे में क्यों सोचेगा। वो तो ये देख रहा है कि हाँ भाई मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो रेंटल देगा मैं उसको दूंगा। तो यहाँ पे देखा क्या है कि अफोर्डेबल हाउसिंग में ऐसा भी अभी से ही देखने में आ रहा है कि जो इन्वेस्टर है वो किसी को भी उठा के रेंट पे दे देता है चीज़ें, और ज़्यादा वेरीफाई भी नहीं हो रही हैं जी, मतलब कि क्या है कौन नहीं है। जैसा मतलब एक तरह से वो कहेंगे ना, बिजनेस टाइप चल रहा है कि हाँ 2-3 बैचलर्स को रख दो तो भाई इतने पैसे मिलेंगे, इतने पैसे मिल जाएंगे, तो उसी के लालच में लोग दूसरों का भी नहीं देख रहे, टेक केयर नहीं कर रहे कि आपके साथ वाले फ्लैट में कोई फैमिली है, किसी ने एंड यूज़ के लिए इस प्रोडक्ट को लिया है, बट वो कोई कंसिडर नहीं कर रहा। यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टर की दौड़ लग गई है, अफोर्डेबल हाउसिंग में इन्वेस्टर इतना घुस चुका है कि जिसको मतलब सिर्फ पैसा दिख रहा है, वो देखता है कि भी मैंने इसमें पैसा लगाया, आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। अगर 25 लाख का फ्लैट है तो कम से कम 15,000 पे रेंटल आए, तो ऐसा अफोर्डेबल हाउसिंग में इन्वेस्टर भाग रहा है, तो एंड यूज़र के लिए ये प्रोडक्ट ना ज़ीरो होता जा रहा है। एक्चुअल में एंड यूज़र तो फंस जाता है, जो ले लिया जिसने एंड यूज़र ने वो फंस गया। इन्वेस्टर जब घुस जाता है तो वो अपने हिसाब से चीज़ें चलाता है। वो अब मान लीजिए, अब जैसे पार्किंग की बात करें, अभी हाल फिलहाल में अमेंड हुई पॉलिसी, तो उसमें पार्किंग भी दी जा रही है। कुछ बिल्डर पार्किंग बेच रहे हैं, ठीक है, वो जो भी जिस भी अमाउंट में बेच रहे हैं मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहूँगा यहाँ पे। बट अब क्या है, इन्वेस्टर ने तो कैलकुलेशन माइंड में बैठा रखी हैं कि नहीं नहीं, मेरे को आज मैं इतना पैसा दूँ या दूँ और कल को मेरा इतना बनेगा। फिर उसके बाद वो औरों को भी मिसगाइड कर रहे हैं, जो एंड यूज़र है वो भी उनके चक्कर में पार्किंग नहीं ले रहा है, और जिससे आने वाले समय में क्या है कि वो पार्किंग या तो एंड यूज़र को महंगी मिलेगी या मिलेगी ही नहीं। तो एंड यूज़र को तो देखिए रहना है, उसको पार्किंग चाहिए, बट वो किसी न किसी तरह इन्वेस्टर से इन्फ्लुएंस होके उनकी बातों में आके वो भी मतलब पार्किंग भी नहीं ले पा रहा है। और इस तरह से देखी गई है समस्या, क्योंकि इन्वेस्टर को तो ये है कि भैया मैंने पार्किंग लूँगा नहीं लूँगा, मेरे तो 4 फ्लैट है 5 फ्लैट है, मैं किस किस में पार्किंग लूँगा। तो वो तो उसी हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं, और वो देखते हैं कि भाई चलो मैं पार्किंग लूँगा तो कल को बेचूँगा तो क्या कैलकुलेशन बैठेगी, क्योंकि वो इन्वेस्टर ने देखिए पैसा लगाता है, वो एक एक चीज़ को कैलकुलेट करके पैसा लगाता है। अब इसमें यही प्रॉब्लम आ रही है, सबसे बड़ी जो मैं कहूँगा ना प्रॉब्लम बनती जा रही है, इन्वेस्टर का घुसना। अफोर्डेबल हाउसिंग में इन्वेस्टर घुस चुका है और बुरी तरह घुस चुका है, तो इस वजह से क्या हुआ है कि एंड यूज़र बिल्कुल पिस गया है। अब एंड यूज़र का कोई डिसीजन नहीं चलता है यहाँ पे, और एंड यूज़र जो होता है मतलब एक तरह से अपने आप को दबा हुआ महसूस कर रहा है। वहाँ पे जो भी अफोर्डेबल फ्लैट्स में जो ले चुका है, जिसने बेचारे के पास उतने ही पैसे थे, अब वो दब चुका है। इन्वेस्टर अपने हिसाब से सोसाइटी में चीज़ें चला रहा है, मतलब वो अपने हिसाब से लोगों को रेंटल देता है, अपने हिसाब से ही पूरा कंट्रोल जो है इन्वेस्टर के हाथ में है। तो ये एक बड़ी समस्या देखी जा रही है, मतलब अफोर्डेबल हाउसिंग में, कि इन्वेस्टर का घुसना। इन्वेस्टर के आने से देखिए ठीक है, रेट यहाँ पे इन्वेस्टर को प्रॉफिट मार्जिन दिख रहे हैं तो वो आएगा आएगा, बट इससे ना क्या हो रहा है कि माहौल ख़राब हो रहा है। आप भी जानते हैं कि अगर एंड यूज़र जब तक नहीं होगा किसी सोसाइटी का, तो वहाँ पे माहौल नहीं बन पाएगा। और अगर किराएदार आ भी जाएँ जो यूज़ कर रहे हैं,
किराएदार उतना नहीं कर पाएगा, किसी भी सोसाइटी के लिए इतना प्रयास नहीं कर पाएगा जो मकान मालिक कर सकता है खुद, अगर जो वहाँ पे रहता है, क्योंकि वो ही चीज़ों को समझेगा। क्योंकि किराएदार को तो क्या है कि अगर कोई समस्या या परेशानी हुई तो वो थोड़े दिनों में आपकी सोसाइटी छोड़ के चला जाएगा, दूसरी जगह चला जाएगा। तो ये बड़ी एक प्रॉब्लम देखी जा रही है। तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है जिस वजह से देखा गया है कि अफोर्डेबल हाउसिंग का जो ये प्रोडक्ट है, ये एंड यूज़र के लिए तो फ्लॉप साबित होता हुआ नज़र आ रहा है। अब इन्वेस्टर का ही पूरा कंट्रोल इसके ऊपर देखा जा रहा है। तो यही कुछ समस्याएं थी दोस्तों जिससे आपको रूबरू कराना था। और मैं आशा करता हूँ जो भी मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो तर्कसंगत ही बताई हैं और आप इससे सहमत बिल्कुल सहमत होंगे। और ये जानकारी से आपको कुछ हेल्प तो मिली होगी, खासकर एंड यूज़र को कुछ अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में एक पिक्चर क्लियर हुई होगी, जो कि मन में शायद कुछ और सपने सजाकर आता है अफोर्डेबल हाउसिंग में और असलियत में उसको कुछ और मिलता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि देखिए मैंने आपको एक क्लियर पिक्चर दी है अफोर्डेबल हाउसिंग में, खासकर एंड यूज़र को एक क्लियर संदेश भी दिया है इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग में अपना आशियाना देख रहे हैं, अपना घर देख रहे हैं, तो आप इन चुनौतियों के लिए, इन समस्याओं के लिए पहले से ही प्रिपेयर होके आना। अगर आप प्रिपेयर नहीं होंगे तो आपका सपना कहीं ना कहीं चकनाचूर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में खैर इतना ही था। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और आपको देखिए ये वीडियो पसंद आया और आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, नए लोग जुड़ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। तो चलिए दोस्तों अब इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं और अब आपको जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर।